हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकाई 7 हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द। तो आज जो है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ आती है तो ये किसके द्वारा दिया गया है, ये शब्द जो है वो किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये बात जो है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना, इस बात के बारे में सबसे पहले चर्चा जो है मुक्ति बोध के द्वारा ये शब्द का प्रयोग जो है किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे मैं आपको यही बता देती हूँ क्या है ये। तो यथार्थ के अनुभवों को जांचने, परखने और उन्हें रचना के संदर्भ बनाने तक की प्रक्रियाएं रचनाकार से जितना वस्तुगत संघर्ष की मांग करती है, उतना ही आत्मगत संघर्ष की भी। इस प्रक्रिया को मुक्तिबोध ने संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना कहा है। यानी कि जब भी कोई रचनाकार अपनी रचना करता है तो उसके लिए वो उसमें हर तरीके से उसको जांचता परखता है, उस रचना को काव्य बनाने में या फिर कोई भी रचना करने में। तो इसके लिए उस वस्तुओं के पीछे, उसके पीछे भी वो जानकारी हासिल करता है। इसके अलावा अपने आत्म, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कवि ने ऊपरी तौर पर ही रचनाएं कर दी, उसके वहाँ पे आत्मा जो है, उसके संदर्भ में कवि जो है अपनी आत्मा को उसमें आत्मसात करके कोई कविता जो है रचना करता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, जब कोई कवि जो है रचना करता है, तो इसी प्रक्रिया को मुक्तिबोध ने संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना जो है कहा है। तो सबसे पहले यहाँ जो प्रश्न बनता है वो यही है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो ये मुक्तिबोध के द्वारा दी गई है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। और ये उन्होंने किस संदर्भ में दिया है, तो ये उन्होंने नई कविता के संदर्भ में प्रयोग किया है इस शब्द का। मुक्तिबोध ज्ञान का संबंध बाह्य जगत से मानते हैं, जबकि संवेदना का संबंध व्यक्ति के अंतर जगत से है। इस प्रकार ज्ञानात्मक संवेदना का तात्पर्य हुआ वह संवेदना जो ज्ञान से परिपूर्ण हो। तो यहाँ अगर आपको परिभाषा के रूप में कोई प्रश्न है तो वो भी आप देख सकते हैं कि ज्ञानात्मक संवेदना का जो अर्थ है वो है कि जो ज्ञान से परिपूर्ण हो। ज्ञानात्मक संवेदना की स्थिति में रचनाकार स्व से ऊपर उठ जाता है, यानी कि स्वयं से वो खुद से ऊपर उठ जाता है। मुक्तिबोध के ही शब्दों में, तो ये शब्द ध्यान में रखिएगा, अपने से परे जाने, अपने से ऊपर उठने, दूसरों से अपने को मिलाने, विशिष्ट से सामान्य पर पहुंचने की यह जो ज्ञानात्मक संवेदना की दशा है, ज्ञानात्मक अनुभवों की दशा है, वह सब में होती है। तो ये उन्होंने ज्ञानात्मक संवेदना के संदर्भ में ये बात कही है। तो इस तरह ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान को एक करके ही लेखक जीवन विवेक विकसित करता है। तो मुक्तिबोध के अनुसार लेखक अपनी मूल्य भावना के अनुसार अभ्यंतर भावों को प्रस्तुत करता है और उसके अंतःकरण में एक मूल्य भावना होती है जो उसे किसी विशिष्ट भावों को प्रकट करने के लिए तैयार करती है। तो यहाँ मुक्तिबोध जो है मार्क्सवाद से प्रभावित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये चीज़ यही है, मतलब कि आपके अंदर का ज्ञान जब बाह्य जगत से परिपूर्ण हो जाता है, उससे मिल जाता है, तो फिर जो रचनाकार जो रचना करता है उसी को उन्होंने ज्ञानात्मक संवेदना या संवेदनात्मक ज्ञान कहा है, जिसमें आपकी संवेदना भी मिली हो और ज्ञान से वो परिपूर्ण हो। तो ये इसकी परिभाषा है, इसके बारे में यही चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है विडंबना। तो ये विडंबना क्या है, तो विडंबना के लिए अंग्रेजी में शब्द जो है प्रयुक्त होता है वो है आयरनी। तो आयरनी शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये ग्रीक शब्द इरोनिया से बना है। इसका जो अर्थ है वो है, आयरनी शब्द का लाक्षणिक प्रयोग साहित्य में गृहीत हुआ है। तो इसका प्रयोग जो है साहित्य में असंगतियों के रूप में हुआ है। तो जहाँ भी असंगत नाटक आपने देखे होंगे,
असंगत कहानियाँ देखी है, तो ये जो विडंबना है उसी का उदाहरण है। तो विडंबना असंगतियों की और उसके स्वीकार का संकेत है, जो समस्त काव्य जगत को प्रभावित करती है, उन पद्धतियों से बिल्कुल अलग जिन्हें पारंपरिक आलोचना हमेशा से लागू करना चाहती है। इसके अर्थ के अनेक परस्पर विरोधी स्तर होते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है ब्रुक्स ने दी है कि इसमें कविता का अपना अलग अस्तित्व निर्मित होता है, यानी कि जो साधारण तौर पे जो कविता होती है उससे ये अलग होती है, इसका अपना एक वजूद होता है। नई समीक्षा से जुड़े समीक्षकों ने विडंबना का कई तरह से अर्थ बताया है। उनकी दृष्टि में विडंबना जो है संरचना में विरोधी स्थितियों के साथ साथ रखता है। तो विडंबना जो है कई प्रकार की साहित्यिक युक्तियों के रूप में प्रयुक्त एक विशिष्ट साहित्यगत प्रत्यय जो है वो ठहरती है। समकालीन साहित्य में, तो ये देख लीजिएगा कहाँ समकालीन साहित्य में इसका प्रयोग हुआ है। आज की जटिल जीवन बोध को अभिव्यक्त करने के लिए एक सशक्त साहित्यिक प्रवृत्ति के रूप में विडंबना का प्रयोग हो रहा है। तो ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है मौखिक विडंबना। तो शब्दों का उपयोग कुछ अलग करने का मतलब है कि वे क्या मतलब है। तो यानी मौखिक तौर पे जिस विडंबना जो अलग तरह से प्रयुक्त हो, जो कहना कुछ चाहते हो और उसका कुछ अलग ही मतलब निकल रहा है, वो गया स्थितिजन्य। क्या होने की उम्मीद है और वास्तव में क्या होता है, इनके बीच जो अंतर होता है उसको स्थितिजन्य विडंबना कहते हैं। तीसरा है नाटकीय विडंबना। जब एक चरित्र की तुलना में दर्शकों को अधिक जानकारी होती है कि क्या हो रहा है, तो उसको कहते हैं नाटकीय विडंबना। तो नामवर सिंह के अनुसार आज की विडंबनापूर्ण स्थिति के सम्मुख नाटकीय की काव्य के लिए अपार संभावनाएं हैं। आज के इस दौर में सशक्त रचनाओं में अंधा युग का नाम लिया जाता है, यानी कि विडंबना की जो स्थिति है उसका प्रयोग अंधा युग नाटक में हुआ है। तो ये एक काव्य नाटक है, त्रासदी की छाया में रंजित। इस नाटक के सबसे प्रभावशाली जो चरित्र है वो है इसके दो प्रहरी। तो इसमें जो दो प्रहरी का जो संवाद है, उनकी आत्म विडंबना से भरे हुए संवाद जो है इसमें प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार से जो मुक्ति बोध की कविता है अंधेरे में, तो उसकी जो एक नाटकीय कविता, भयानक नाटकीय कविता में काले बादलों को चीरकर बिजली की कौंध के समान हल्के फुल्के संक्षिप्त प्रसंग झलक ही जाते हैं, जिनसे विडंबना के सर्जनात्मक उपयोग का गहरा एहसास होता है। तो यहाँ आपके सामने दो उदाहरण भी है। इसी प्रकार से विडंबना जन स्थिति की कि कुछ और हो रहा है, तो कुछ और भी आप उदाहरण ले सकते हैं इसमें। यहाँ आपने काव्य नाटक के रूप में जो है अंधा युग देख लिया, जो कि एक विडंबनापूर्ण स्थिति है इसमें। इसके अलावा अंधेरे में कविता, जिसमें स्थितियाँ जो है कुछ अलग ही प्रकार से लेखक ने इसमें रचित किया है, तो उसको कहेंगे विडंबना। अगला जो विषय है वो है मनोमय कोश। तो ये क्या है, तो मनोमय कोश में अकेला मन नहीं वरन, तो मन का कोश, यानी जो मन का कोश है उसको हम मनोमय कोश कहते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो मनोमय कोश में इसमें अकेला मन नहीं होता, वरन मन, बुद्धि और चित्त तीनों का मिलन जो है, तीनों का संगम इसमें होता है। केवल ये नहीं कहेंगे कि इसका नाम मनोमय है तो केवल इसमें मन ही संचित है, इसमें सभी का मेल है। अंतःकरण में इनके अतिरिक्त एक चौथा घटक अहंकार भी आता है। यह विज्ञान में कोश का भाग गिना जाता है। तो देखिए ये सब टॉपिक जो है इसमें जो है 5 आते हैं, जो ये कोश होते हैं इसमें 5 प्रकार की आप पढ़ेंगे अगर डिटेल्स में जाना चाहेंगे। फिलहाल मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ इनकी परिभाषाएं, इनका मतलब ही जानना है। और व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे तो ये एक अलग से ही काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाता है, जिसमें ये 5 तरह के कोश होते हैं। तो इसमें आप मनोमय कोश भी पढ़ते हैं। एक यहाँ पे विज्ञान कोश है। तो यह अहंकार का अर्थ घमंड नहीं वरन स्व अनुभूति है, जिसे अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। तो मन जो है क्या करता है, कल्पना करता है, और बुद्धि जो है वो विवेचना करती है और किसी निर्णय पर जो है पहुँचती है। और चित्त, ये कि यहाँ 3 प्रकार की बात की गई है कि इसमें मन, बुद्धि और चित्त। तो मन जो है क्या करता है, किसी भी चीज़ को विचारेगा,
कल्पना करेगा कि ये चीज़ हो जाए। बुद्धि उस पर विवेचना करती है, उस पे सोचती है और निर्णय लेती है। चित्त में अभ्यास के आधार पे वे आदतें बनती है जिन्हें संस्कार भी कहा जाता है। तो इन तीनों से जो स्वरूप बनता है उसी को मनोमय कोश कहते हैं। तो ये जो है मस्तिष्कीय संस्थान की चेतन अचेतन प्रवृत्तियों के समन्वय को जो है, तो मनुष्य के मस्तिष्क में जो जो चेतन और अचेतन की जो अवस्था आ जाती है, जो इन सभी का मिलन हो गया, कोई भी चीज़ उसने विचारी और उसका फलस्वरूप जो भी चीज़ निकला, वो सारा मनोमय कोश के अंतर्गत एक कह सकते हैं कि देखिए इसको अगर मैं यहाँ पे ये तो देखिए बुक्स की भाषा है जो आपको मैं वैसे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें क्या चीज़ आती है, तो मैं आपको बुक की भाषा ही पढ़ा रही हूँ। एक साधारण तौर पे आप देखेंगे कि एक कोश यानी कि एक खजाना या एक कोई भी चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए। कोश क्या होता है? खजाना। अब उसमें सारी चीज़ें आएगी, तो ये हमारा ब्रेन जो है, इसमें जो है सारी चीज़ें आएंगी, हम कुछ भी विचारेंगे इसके अंदर सारा चला जाएगा। तो कोश यहाँ इकट्ठा होता चला जाता है। कुछ भी खजाने में कोई चीज़ हमने सोची, अब सोचिए कि आपकी परीक्षा है, तो आप सोचेंगे कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, तो हिंदी में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, कब से पढ़ेंगे, कितने बजे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है, पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके मस्तिष्क में जो चलता रहता है, तो सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क में क्या है, ये इकट्ठी होती है। तो इसी को हम मनोमय कोश कहते हैं, जो भी चीज़ मस्तिष्क में चलती हो। यह आत्म की अधोगति है। फिर जड़ में प्राण, मन और बुद्धि आदि जो है वो सुप्त होते हैं। इस शरीर को पुष्ट और शुद्ध करने के लिए यम, नियम और आसन का जो है प्रावधान है। इस अन्नमय कोश को प्राणमय कोश ने, प्राणमय कोश को मनोमय कोश और मनोमय कोश को देखिए यहाँ सारे कोशों के नाम जो है आपको बता दिए गए कि किस प्रकार से जो सारे कोश होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक का दूसरे के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव रहता है। तो अन्य प्राणियों की अपेक्षा, देखिए जो भी इम्पोर्टेंट है वही लाइन में यहाँ पढ़ रही हूँ। तो अन्य प्राणियों की अपेक्षा मन जो है सबसे अधिक जागृत किस में होता है, तो मनुष्य में होता है। इसलिए मनुष्य को मानव कहा गया। यही मनोमय कोश है। जगत के मनोमय कोश में मानव ही में मन जो है सर्वाधिक प्रकट है, अन्यों में मन जो है वो सुप्त है। तो जितने भी प्राणी जगत में इस संसार में लोग विचरते हैं, पशु पक्षी जो भी चीज़ें हैं, उसमें मनुष्य ही एक ऐसा है जिसमें मन सबसे अधिक चंचल, सबसे अधिक विकसित है। तो मनोमय कोश में मन में विचारों द्वारा जो शासित होता है, जिनसे निर्माण और विनाश दोनों की शक्ति मान्यता। अब मन में विचार अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। किसी के लिए हम अच्छा भी कर सकते हैं, किसी के लिए हम बुरा भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह के विचार जो है मन में संचित होते हैं, इसी को मनोमय कोश कहा जाता है। तो मनोमय कोश के भीतर विचार और कार्य अपने आप होते हैं, बिना सचेत नियंत्रण के। यह हमारी बुनियादी ज़रूरतें और इच्छाओं का ख्याल रहता है, जैसे कि सुरक्षा और सुरक्षा के लिए। तो यहाँ ही हमारे सारे भाव जो है संचित होते हैं, निर्माण का भी, विनाश का भी, अच्छा भी, बुरा भी, किसी के प्रति द्वेष, प्रेम, हर तरह की भावना इसी में संचित होती है और इसी को जो है मनोमय कोश कहा गया है। तो जो भी मस्तिष्क में जो भावनाएं संचित हो गई किसी के प्रति, किसी भी चीज़ के लिए, वस्तु के, किसी भी चीज़ की, वो सारा आपका इस कैटेगरी में आता है। अगला जो है वो है रूप। तो ये रूप क्या है, तो रूप वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। तो वाक्य में जो भी शब्द प्रयुक्त होता है उसको कहेंगे रूप। इसको जो है पद भी कहा जाता है। तो शब्दों के जो है दो रूप होते हैं, एक तो इसका शुद्ध रूप होता है या फिर इसका मूल रूप जो कोश में मिलता है, और दूसरा वह रूप होता है जो किसी प्रकार के संबंध सूत्र से युक्त होता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयोग के योग्य रूप ही पद या रूप कहलाता है। तो जो योग्य होता है उसी को हम पद या रूप कहते हैं, जो वाक्य में प्रयोग हो। तो संस्कृत में शब्द या मूल रूप को प्रकृति या प्रतिपादक
कहा गया है। तो यहाँ देखिए रूप, यानी कि हम कह सकते हैं कैसा रूप है, कैसा है। तो जो भी हम शब्द लिख रहे हैं, कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका रूप हो गया, पद हो गया कि क्या लिखा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि संस्कृत में शब्द या मूल रूप को प्रकृति या प्रतिपादक कहा गया। तो उसे संस्कृत में क्या कहा गया है? शब्द या फिर प्रकृति, प्रतिपादक। और संबंध स्थापन के लिए जोड़े जाने वाले तत्व को प्रत्यय, यानी कि जो उसको जोड़ रहा है उसको प्रत्यय कहा गया है। तो यहाँ पे पतंजलि कहती है कि वाक्य में ना तो केवल प्रकृति का प्रयोग हो सकता है, ना केवल प्रत्यय का, दोनों मिलकर जो है प्रयुक्त होते हैं। तो प्रकृति और प्रत्यय दोनों के मिलने से जो बनता है उसे ही हम रूप कहते हैं। तो ये डेफिनेशन, ये परिभाषा आप देख लीजिएगा कि प्रकृति और प्रत्यय दोनों के मिलने से जो योग बनेगा उसी को हम पद कहेंगे। उदाहरण के लिए वृक्षात पत्राणि पतन्ति, इस वाक्य में जो है वृक्ष, पत्र आदि शब्द के बजाय उसके प्रत्यय सहित रूप पद वृक्षात पत्राणि आदि का जो है यहाँ पे प्रयोग हुआ है। लेकिन सभी भाषाओं में शब्द और पद के रूप में इतनी जो है भिन्नता नहीं होती। तो शब्द और प्रत्यय के रूप में जहाँ भी भिन्नता है तो उसी को हम रूप कहेंगे। जैसे यहाँ पे राम आम खाता है, तो इस वाक्य में प्रयुक्त पद और शब्द में भिन्नता नहीं है। तो यहाँ पे बात की गई है कि राम जो है आम खाता है, तो यहाँ पे पद और शब्द में भिन्नता नहीं है, दोनों आपस में जुड़े हुए संबंध तत्व ने इनको जो है जोड़ रखा है। पेड़ों की डालियाँ फलों से लदी है, तो इस वाक्य में यहाँ देखिए पेड़, डाली, फल, लदना जैसे शब्द के पद के रूप में प्रयुक्त हुए हैं और उनके जो है परिवर्तित रूप को देखा जा सकता है। चीनी भाषा में संबंध तत्व वाक्य में शब्द के स्थान से ही जाहिर हो जाते हैं, इसलिए उसमें शब्द और पद में भिन्नता नहीं होती। तो चीनी शब्दों में भिन्नता नहीं होती। तो यहाँ देखिए इसका परिवर्तित रूप क्या, वहाँ है एक आम है जो कि राम खा रहा है, तो एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ है, राम क्या कर रहा है? आम खा रहा है। तो यहाँ पे संबंध तत्व ने, और यहाँ पे क्या है? अलग अलग शब्द जैसे पेड़, डाली, फल, लदना। तो यहाँ पे शब्द के जो है अलग अलग रूप देखने को मिले हैं, अलग अलग चीज़ें जो हमें देखने को मिली है। अब ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष रूप विधान, स्मृति रूप विधान और कल्पित रूप विधान। तो ये देखिए ये बात जो है रूप जो है शुक्ल जी ने इसको 3 प्रकार का माना है। ये तीनों शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। शुक्ल जी ने रूप विधान जो है वो 3 प्रकार के माने हैं, जिसमें पहला हो गया आपका प्रत्यक्ष विधान। तो इसमें मन में प्रत्यक्ष रूप विधान से मन में प्रत्यक्ष देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब खड़ा होता है। यानी कि आपने जो भी चीज़ें देखी है, अगर आपने आम देखी है, जैसे ही आपके सामने आम बोला जाएगा तो आपके सामने उसका प्रतिबिंब जो है प्रत्यक्ष रूप से आम की फोटो जो है आपके सामने आ जाती है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष रूप विधान। दूसरा, जब अतीत में प्रत्यक्ष देखी गई वस्तुओं के रूप व्यापार का स्मरण करके हम रसमग्न हो उठते हैं। स्मृति रूप विधान, यानी कि आप सोच लीजिए कि आप जब 5 साल के थे, आप कहीं गए थे घूमने के लिए, गांव में घूमने गए थे, वहां आपने आम खाया। तो ये क्या है? स्मृति रूप विधान, यानी कि आपने एक स्मृति याद किया उस चीज़ को, हमने उस टाइम गांव में आम खाया था तो याद किया, वो हो गया स्मृति। अब है कल्पित रूप विधान, यानी कि कल्पना किया किसी चीज़ का, एक किसी भी वस्तु का आपने कल्पना किया। देखिए अभी आम का सीज़न नहीं है, हम सोचते हैं यहाँ पे आम, तो अभी तो हमने कल्पना किया कि हम आम खा रहे हैं या आम का कुछ भी हम खा रहे हैं। यहाँ मैं आम का ही उदाहरण तीनों चीज़ों में ले रही हूँ, तो इसी को संभावित। लेकिन कवि लोग एक और प्रकार का रूप विधान करते हैं, इसमें देखे या जाने हुए पदार्थों के आधार पर नवीन वस्तु पर विधान खड़ा करते हैं, तो इसी को संभावित या कल्पित विधान कहा जाता है। तो कल्पना कवि को अपार शक्ति और क्षेत्र प्रदान करती है, लेकिन कवि को कल्पना का उपयोग अत्यंत सावधानी से करना पड़ता है। वस्तुतः कल्पना की उड़ान वह नहीं भर सकता, उड़ान उसने भरी नहीं कि लड़खड़ा कर वह गिरा। कल्पना करने में उसे निरंतर अपने कदम को मजबूती से जो है ज़मीन पे रखने पड़ते हैं।
जिसे हम कल्पना कहते हैं, और वह कुछ भी नहीं, यथार्थ को ही सजाना संवारना है। तो प्रत्यक्ष रूप विधान के अंतर्गत शुक्ल जी के परम प्रिय विषय प्रकृति तथा मनुष्य का कर्मकलाप आ जाता है, और स्मृति रूप विधान के अंतर्गत इतिहास, और कल्पित रूप विधान के अंतर्गत प्रत्यक्षीय देखे जाने वाले पदार्थों के आधार पर जो एक नवीन चीज तैयार किया जाता है उसको कहेंगे कल्पित रूप विधान। तो शुक्ल जी के मत के में मूल और महत्वपूर्ण है प्रस्तुत भाव। तो अप्रस्तुत या प्रस्तुत को पोषण करे या उसके सदृश हो, वस्तु सदृश से भी पोषण होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि रूप विधान में भी शुक्ल जी प्रस्तुत को ही जो है महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहाँ जो चीजें प्रस्तुत हो, यानी कि शुक्ल जी ने रूप विधान में सबसे पहले क्या चीज जो सामने हो, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता हो, उसी को उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण माना है। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक, बाकी के मैं अगले वीडियो में बता दूंगी। और भी कोई टॉपिक पे, किसी हिंदी से संबंधित किसी भी टॉपिक पे कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।